नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रांगण में बाबा साहब की 132वीं जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आइए इस कार्यक्रम में आपको आगे की झलकियाँ दिखाते हैं। आज के कार्यक्रम के कन्वीनर देवी जी, हमारे शिव कुमार प्रिंसिपल बोल साहब, रहे हैं। हमारे अधिकारी प्यारे साथियों, कोई भी चीज इतनी महान कैसे बनती है, उसके पास कितना त्याग, कितनी तपस्या, किस किस चीज से या किस किस दुख दर्दों से वो लोग गुजरे। यदि आज हम मंथन करें तो हमारे रोम पे खड़े होते हैं कि एक वो विद्यार्थी जिसको क्लास से अलग बैठाया जाता था, जिसको पानी पीने के लिए अलग से उस मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और उसके बावजूद भी इतनी ऊंचाइयां छुए, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है साथियों। ये देश, इस देश ने महान ऐसे नेता दिए हैं जो आज जिस खुली आजादी में सांस ले रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है साथियों। उनका वो त्याग, उनकी वो तपस्या, और एक ऐसा संविधान 2 साल 11 महीने और 15 दिन में हमें ऐसा संविधान बना के दिया, जिसकी आज हम सब उसी संविधान के दायरे में रह के देश को उन्नतियों पर पहुंचा रहे हैं। मैं भीमराव अंबेडकर जी का नमन करता हूं कि ऐसी महान आत्माएं इस देश में पैदा होती रहे और इस देश को ऊंचाइयों पे इसी तरह से ले जाएं जिस तरह से अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसी महान आत्माओं ने इस देश को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और मैं यही वो करता हूं कि आज अभी आप But is that he was limited for only this work? Other introductions people have about him: he was the principal architect of the Indian Constitution. Well, that of course is the truth, but it would not be confined, and he was more than what people know about him. Even today, after so many years, Dr. Ambedkar is still not fully understood or appreciated by the general masses. में जॉइंट डायरेक्टर कुमार विजय का स्वागत हो रहा है। कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि रानी देव, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में। आइए अगर आप चाहें तो अपने हाथों को बचा चाहती हूँ एसओएल की पूरे ही टीम को, जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, कि आपने आज जो इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में ये पहला प्रोग्राम और आपने आगाज कर दिया है। आपने यूनिवर्सिटी में, कहा जाता है कि अप्रैल का मंथ बाबा साहब का मंथ है और एसओएल ने ये शुरुआत की है, तो आप सभी इसके लिए धन्यवाद मैं प्रस्तुत करती हूँ। Thank you, Lakshya. You have set the tone for the day, and thank you so much. And being a woman, you were so confident and proud, and the way you were presenting the Baba Saheb's work, I think there are no words, and you have already, covered all major aspects. So let me take this opportunity to further, talk about Dr. Baba Saheb Ambedkar. मिक्स लैंग्वेज में मैं बात करूंगी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर ऑल दी ऑडियंस टू गेट व्हाट वी आर सेइंग। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब को अगर समझना है तो उनके विचारों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम एक रिचुअलिस्टिक फॉर्म में, सिर्फ जैसा कि कहा गया था शुरुआत में कि रिचुअलिस्टिक फॉर्म में हम सिर्फ जयंती मनाएं और फिर पूरा साल हम भूल जाएं, ऐसा अगर हम करते हैं सो वी आर मोर कल्प्रिट देन एनी अदर पर्सन। एंड ही वॉज अ ट्रूली नेशन बिल्डर पर्सन। जब हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब की, तो हम विचारों की बात कर रहे हैं। वो किस तरीके के विचार थे? लेट मी स्टार्ट विद जस्ट टू मेक यू टू थिंक, व्हेन वी वर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स मस्ट बी देयर इन द माइंड ऑफ बाबा साहेब। व्हेन ही वाज प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, he wants the India to be a truly independent nation, at the same time the nation जो वैल्यू सिस्टम पे निर्भर हो। जो आज जब बात की गई है कि जो वैल्यू सिस्टम है, नैतिकता की बात है, वो निरंतर गिरती जा रही है। बाबा साहेब उस समय
प्रियम्बल के माध्यम से हमें नैतिकता बता रहे थे। और वो सिर्फ प्रियम्बल शब्दों का एक पैराग्राफ नहीं है, इट्स अ ग्रेट फिलॉसफी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी शुड फील प्राउड कि वो फिलॉसफी से स्टार्ट होता है, और फिलॉसफी एक विजन देती है, एक समाज को संगठित करने की बात कर रही है। जब हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, एंड दिस प्रियम्बल एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिवन टू अस बाय एनीबडी, रादर वी हैव taken this constitution as we the people of India. It's our duty, it's our commitment to protect it day and night. अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के पी सिंह, जो कि निदेशक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गांधी भवन के डायरेक्टर हैं और लाइब्रेरी साइंस के विशेषज्ञ हैं। और आइए अब सुनते हैं उनको। दोनों जॉइंट डायरेक्टर प्रजोष राय जी एंड जायसवाल जी, आज के विशिष्ट अतिथि और इतनी संजीदा से फैक्चुअल तरीके से बाबा साहब के ऊपर बात रखने वाली शशि जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एसओएल की सारी टीम, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ आगे आ जाइएगा, क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि जब हमारी फ्लाइट टेक ऑन करती है तो बहुत सारा जज्बा होता है, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारा खुशनुमा मौसम भी होता है। और जब हम घर के डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय चाहे वो एयर होस्टेस कुछ भी सर्व करे आपको, वो आपको घर के जाने की लालसा रहती है, उस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वक्त पर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। सारी एसओएल टीम के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले आज 13 अप्रैल भी है, बैसाखी भी है, आपको बैसाखी की भी लख लख बधाई। कल 14 अप्रैल है। मैं समझता हूँ कि जो एक हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, होली है, दिवाली है, रमजान है, बैसाखी है, जिसको हम सामूहिक रूप से मनाते हैं, और एक हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, एकेडमिक फेस्टिवल्स होते हैं, जहां हमारे महान लोगों को, जिन्होंने इस जो आज भारत देखते हो आप, जिसे आप भारत कहते हो, क्योंकि इसमें अमरत्व बहता है, इसलिए शायद ये भारत तो है। ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने देश को बनाया, उनकी जो हमारी जीवनी है, उनकी जो यादगारें हैं, उनकी जो स्मरण हैं, उनके उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले सालों साल ये प्रक्रिया हमारे देश में चलती रहती है। उसमें से एक 14 अप्रैल, जिसे हम अंबेडकर जयंती के नाम से भी मनाते हैं। अंबेडकर जी को किसी एक विषय में लिमिट करना शायद उस अंधेरे कमरे में सोने के बराबर है, कोई कहे कि सूर्य नहीं निकल रहा है। अंबेडकर वो ज्ञान के, वो हर ज्ञान के वो इतने सूर्य थे, और जो आज मैं तो कहता हूँ कि वो एक तरह से नीलकंठ थे। उस समय सारी पीड़ाओं को, दुख को, दर्द को, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को उन्होंने जो जिया, और जीने के बाद भी विश्व का सबसे बड़ा खूबसूरत जो आज हमारे बीच में एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, हमारे बीच में देखे गए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक खंड पढ़िए, एक एक आर्टिकल पढ़िए, कहीं भी आपको जेलसी की भावना नहीं मिलेगी, क्योंकि अंबेडकर किसी एक समुदाय, एक विशेष के नेता नहीं थे, वो समग्र भारत के नेता थे, समग्र राष्ट्र के नेता थे। वो संत थे, वो ऋषि थे। और मैं एक लाइन से कहना चाहूँगा कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, तो याद रखना, मेहनत से ही तख्तो ताज बनते हैं। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। अंबेडकर वो जुगनू थे जो आज आपको हर तरह से, मेरी बहन बात कर रही थी, अच्छी बात है कि हर कोई अपना हिस्सा देखता है कि महिलाओं का कितना हिस्सा है। मैं कल अपना हिस्सा देख रहा था कि मेल का कितना हिस्सा है। कल फैकल्टी ऑफ लॉ ने एक प्रोग्राम किया था, अंबेडकर वुमेन एंड न्यू इंडिया, और वहाँ एकमात्र मैं अकेला था। तो शशि जी, इस बात को आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बगैर
इंसान मतलब मर्द अधूरा है और मर्द के बगैर महिला अधूरे। हम एक ही पहिए के दो, वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जिसमें बैलेंस हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे बात आती है, जब हम गांव में थे तो अनपढ़ थे, शहरों में आ गए तो पढ़े लिखे हो गए और स्ट्रेस में रहते हैं। जब गांव में थे तो परिवार एक होता था, परिवार का मुखिया एक होता था, शहरों में आ गए तो अपने आप के एक मुखिया बन गए। और जब हम गांव में थे तो अनपढ़ थे और बैंक बैलेंस की परवाह नहीं करते थे, शहरों में आ गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवारों का बैलेंस ही खराब हो गया। तो ये बैलेंस बनाने वाले हैं हम दोनों ही, तो उसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है। और अंबेडकर जितने बड़े फेमिनिस्ट थे, मैं उनकी 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनसे बड़ा एम्बेसडर 1942 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी और जब फुल फ्लैश गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात करी। और हिंदू कोड बिल जो आज हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 भाई और 2 बहनें या 2 बहनें और 2 भाई एक कल्चर शेयर करते हैं, एक ब्लड शेयर करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका प्रॉपर्टी का राइट सिर्फ मेल का होता है, उसके भाई का होता है। ऐसी अगर सबसे बड़ी धारणा को तोड़ा और इसमें सभी के लिए सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाए तो फीमेल के लिए लेके आए, जिसमें आज फीमेल बराबर का लीगल राइट्स है। और ये सबसे बड़ी देन किसकी थी? बाबा साहब अम्बेडकर की। तो सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे। और आज जितनी हम लोग छुट्टियां प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, मुझे याद आता है जब 1911 में ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी। जब राजधानी शिफ्ट हुई तो दिल्ली दरबार लगा था। ये ढाका के पास में गांव धीरपुर पड़ता है, जहां जॉर्ज पंचम का आज कोऑर्डिनेशन सेंटर है। यहाँ पे प्रपोज हुआ कि यहाँ पे राजधानी बनाई जाए, लेकिन उस समय के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये यमुना का पुस्ता है, यहाँ पे राजधानी बनाना ठीक नहीं होगा। तो जयपुर के सवाई राजा ने, जो आज रायसीना हिल बोलते हैं, सारी लैंड डोनेट की और वहाँ पे जब बना, और जब यहाँ से रानी पंचम जाती थी, महारानी पंचम, तो धीरपुर के पास में गाँव है जिसको आप ढका बोलते हैं। वो ढका नहीं था एक्चुअल में, जब रानी निकलती तो ढक देते थे तिरपालों से, तो उसका नाम ढका पड़ा। तो जब वो 1911 में मतलब राजधानी शिफ्ट हुई तो 1907 साल में था, 1938 में आपका राष्ट्रपति भवन जिसे आज आप बोलते हैं, तो वहाँ पर राजस्थान से बहुत सारा रैगर समाज आया जो लेबर का काम करता। और लेबर का जब काम करता था तो बाबा साहब वहीं आसपास रहते थे। तो शाम को जब वो निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि 7-8 बज गए, लेकिन ये लेबर क्लास आज भी काम करे, उसमें ज़्यादातर फीमेल थी, बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो उन्होंने पूछा कि ये तो अब काम करने का समय नहीं, घर जाने का समय है, आपको घर परिवार देखना है, खाना भी बनाना है, अभी तक आप काम क्यों कर रहे हैं? कहते यहाँ कोई टाइम ही नहीं है। उनके जहन में था ये सब। जब 1952 में वो लेबर मिनिस्टर बने, सबसे पहले उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल किया, मैटरनिटी का प्रोविजन किया। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब से बढ़ के फेमिनिस्ट कोई नहीं था। तो बाबा साहब को आज हम समरसता की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उस दिन इक्वलिटी आ जाएगी जिस दिन हम जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, मैं अपनी वर्ण व्यवस्था को आपके रूप में देखता हूं। जो हमारा सिर है उसे मैं ब्रह्म कहता हूं, क्योंकि दिमाग यहाँ पर है। और ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म का मतलब है जो ज्ञानी है। तो जो आपका सिर है वो ब्रह्म है, चाहे आप उसको ब्राह्मण करें चाहे पर कहें, ब्रह्म है। और जो ब्रह्म को संरक्षित करे, उसको प्रोत्साहित करे, उसकी रक्षा करे, ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपके क्षत्रिय है। और इन दोनों को पालन पोषण करे वो हमारा पेट है, जिसे आप वैश्य बोलते हैं, जो खाना देते हैं। इन तीनों का संरक्षण करे, उसको चलाए, टिकाऊ बने, वो आपके लैग है, जो नीचे का बेस है, जिसे आप शूद्र बोलते हैं। लेकिन शूद्र बेस है आपका। चारों सोसाइटी जब मिलके काम करेंगी तभी कोई सस्टेनेबिलिटी आएगी, क्योंकि चारों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। अगर कोई युद्ध जीता जाता है, अगर कोई काम होता है, हर किसी का उसमें
योगदान होता है। कोई लड़ाई लड़ता है तो वो लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको सप्लाई देने वाले भी मजदूर क्लास होती है। जितनी भी आजकल इमारतें हैं, भारत का जो दर्शन देखते हो, उसमें मजदूर क्लास का भी उतना ही योगदान है जितना उसका आर्किटेक्ट का है, या उसमें उसका भी उतना योगदान है जिसने वो बिल्डिंग बनाई है। तो सभी के साथ जब ये भावना होगी, और मैं समझता हूँ कि ये दिन, जितने भी दिन आते हैं, चाहे 2 अक्टूबर है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, चाहे सूरजमल जी की जयंती है, इससे हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं बांटना। और मैं समझता कि उस दिन समरसता उस दिन सच्चे मायनों में आ जाएगी, जिस दिन बाबा साहब या जो भी हमारे राष्ट्र प्रतीक हैं वो ऑफिस से हटके उनका चित्र लोगों के बेडरूम में पहुंच जाएगा और वो स्वेच्छा से लगाएंगे। उस दिन वो समरसता और उस दिन वो आजादी आती है। आज भी हम विचारों के गुलाम हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान किसी के बाप की बापौती नहीं होती, और ज्ञान अगर ज्ञानी लड़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, और मूर्ख लड़ेगा तो तुरंत झगड़ा होगा। तो ज्ञानी बनिए। बाबा साहब का फोकस हमेशा ज्ञान पे होता है। और बाबा साहब के बारे में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है। वो शायद किसी की लाइन है जो बाबा साहब पे आज भी सटीक होती है। वो कहता है कि हर किसी की नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, हर किसी की नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के हर इंसान के चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। शेर का राजा, जंगल का राजा शेर अपनी सामर्थ्य से बनता है, क्योंकि जंगलों में कभी चुनाव नहीं होते। और दहशत फैलाने की आदत तो आवारा कुत्तों की है, खौफ तो हमेशा शेर से होता है। हमें उस मौत का मंजर नहीं, क्योंकि हम तो कातिलों की बस्ती में जन्मे हैं। कातिल कोई किसी को कत्ल करने देने वाला ही नहीं होता। कातिल वो भी होता है जो किसी को आगे बढ़ने न दे, जो किसी को छुआछूत के लिए रास्ता डाले या किसी को अवसर न दे, मैं उसे भी कातिल मानता हूं। सबके लिए अवसर होना चाहिए। और एक छोटी सी बात और मैं आपके साथ बाबा साहब के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि तपस्या, त्याग, हम सब अपने अपने की बात करते हैं कि मैं ज्वाइंट डायरेक्टर बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं वाइस चांसलर बन जाऊं। त्याग कहाँ है? इसलिए इस भारत की भूमि को, क्योंकि अटल जी का वो मैं श्लोक हमेशा याद करता हूं, उन्होंने कहा था कि भारत की भूमि कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, ये तो अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, ये तर्पण की धरती है या अर्पण की धरती है। यहाँ का कण कण में शंकर है, जिएंगे इसके लिए, मरेंगे इसके लिए। और गंगा में बहती हुई अर्थियों को कान लगा के सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो नतमस्तक होते हैं उस पूरी यूनिवर्स की डाइवर्सिटी के लिए। बाबा साहब का जो त्याग था, जो तपस्या थी, मैं एक उदाहरण से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 2-3 मिनट और लूंगा। एक बार एक मजदूर गांव से शहर में नौकरी करने आ गया, तो वो पूरे दिन मजदूरी करता था और अपना वो 3 रोटी शाम को बनाता था, आराम से फ्रेश होकर खाता था। देखा एक दिन 3 रोटी में से 1 रोटी कम हो गई। वो परेशान, 1 रोटी कहाँ जाता है? तो उसने 3 रोटी बनाई और वो दिन फ्रेश नहीं हुआ। देखा तो एक चूहा आता है और चूहा 1 रोटी को लेके चला जाता है। उसने कहा कि भाई मेहनत मैं करता हूँ, बनाता मैं हूँ, ये रोटी क्यों लेके चले जाते हो? कहते मेरा भी हिस्सा है। कहता तेरा हिस्सा कहाँ से आ गया? कहता गौतम बुद्धा से पूछ। वो परेशान, भाई कमाऊं मैं, खाए ये, और कह रहा गौतम बुद्धा से पूछ। वो उसको ललक रखी जिज्ञासा की कि आखिर है क्या? तो निकल पड़ा काम वाम छोड़ के गौतम बुद्धा की तलाश में। और जाते जाते वो अंधेरे में एक जंगल में पहुंचा और वहां पे अंधेरा हो गया उसको, और एक झोंपड़ी से कुछ धुआं सा निकल रहा था। उसने सोचा यहाँ कोई ना कोई होगा। वहां जाता है तो देखता है कि वहां एक बूढ़ी माँ बाहर निकलती है। कहती बेटा आज तो अब बहुत अंधेरा हो गया, अब तू कहाँ जाएगा, यहीं रुक जा। वो रुक जाता है, उसको खाना खिलाती है बूढ़ी माँ। तो कहते बेटा जा कहाँ रहा है? कहते जाना क्या, एक बड़ी दुविधा सी है, मैं गांव से आया कमाने के लिए, 3 रोटी बनाता था, 1 रोटी चूहा खाया था। कहता है उसका जवाब गौतम बुद्धा देंगे। कहते उसका जवाब लेने जा रहा है। कहते अच्छा बेटा तू जा रहा है, तो एक मेरी बेटी है 16 साल से, बोली नहीं है, जरा कब बोलेगी, जरा इसका भी जवाब ले। कहता ठीक है।
जाते जाते रास्ते में उसको एक जंगल पड़ता है, बहुत बड़ा पहाड़ होता है, लेकिन वो पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाता, वहाँ दिखाई देता है उसको एक जादूगर। जादूगर के पास में एक पावरफुल स्टिक होती है और वो उसको ऐसे करता है, वहाँ दूसरे स्थान पे पहुँचा देता है। तो उसके पास जाता है, भाई मेरे को निकाल दे, तो कर देता है। कहता है कहाँ जा रहा है? कहता है गौतम बुद्ध। कहता है मेरा भी एक जवाब ले। कहता है क्या हुआ? कहता है मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कम से कम यहाँ 500 साल से हूँ, मोक्ष नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ मेरा जवाब है। कहता है ठीक है। फिर लास्ट में उसको एक नदी पड़ती है और नदी में बहुत बहाव होता है, वहाँ एक कछुआ मिलता है। कछुआ उसको क्रॉस कराता है। कछुआ कहता है भाई कहाँ जाना है? कहता है गौतम बुद्ध के दरबार में जाना है। कहता है मेरा प्रश्न ले आना, हजारों साल से इसी योनि में हूँ और मुक्ति चाहता हूँ। कहता ठीक है। अब वो गौतम बुद्धा के दरबार में पहुँचता है और सुबह को दरबार लगता है और दरबारी बोलता है कि भाई एक कंडीशन लगा देता है कि एक आदमी 3 ज़्यादा से प्रश्न नहीं कर सकता है। मतलब एक आदमी 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकता। 0 आवर था वो। अब वो जो था वो कंफ्यूज, परेशान। कहते प्रश्न तो हो गए 4। अब वो सोचता है यार मेरी तो एक रोटी की ही तो लड़ाई है। एक बूढ़ी माया जिसकी 16 साल की लड़की है जो नहीं बोली, एक उसका प्रश्न है, एक जादूगर है और एक ये कछुआ है जो मुक्ति के लिए है। छोड़ अपना प्रश्न, तीनों का जवाब ले। और तीनों का जवाब लेके आ जाता है, अपना प्रश्न त्याग देता है। और वापसी में जब आता है तो बड़ी बेसब्री से कछुआ इंतजार करता है, क्रॉस कराता है कि जवाब ले आए। कहते हैं हाँ। कहते क्या कहा गौतम बुद्ध ने? कहा कि ये कवच तोड़ दे। ठीक है, वो कवच तोड़ दिया, उसमें से हीरे मोती जवाहर निकले। कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, मोक्ष प्राप्त हो गया। गौतम बुद्ध ने बोला मेरे किस काम का, हीरे मोती ले जाओ। अब हीरे मोती उसके हाथ में। फिर वो जादूगर के पास जाता है, वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। कहता है क्या हुआ? कहता है उसने कहा कि यार तेरे को ना घमंड आ गया है, जो छड़ी है ना इतनी पावरफुल है, तू इससे कुछ भी पैदा कर सकता है। इस छड़ी को किसी शरीफ आदमी के लिए दे दे। कहता है तुझसे और कौन शरीफ मिलेगा, भाई तू ले जा। उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसके पास धन दौलत भी है, हीरे जवाहरात भी है और पावरफुल छड़ी भी है। अब वो तीसरे बार वहाँ पहुँचता है महिला के पास कि बेटा जवाब मिला? कहते हैं हाँ। कहते क्या कहा? कहते उन्होंने कहा कि इसको कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दो, उसी दिन बोलना शुरू कर देगी। वो कहते तुझसे अच्छा वो लड़का कहाँ मिलेगा, उसके साथ शादी करती है। तो थोड़ा सा त्याग करो, परमेश्वर बहुत कुछ ज़्यादा देता है। अम्बेडकर ने त्याग किया तो इतना बढ़िया संविधान दिया। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर के पी सिंह जो मुख्य अतिथि थे, उनके बाद अब SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमा शंकर पांडे अब बोलेंगे। डॉक्टर गांधी भवन और मुख्य वक्ता जो हमारी शशि जी ने आज इतना बढ़िया समा बांधा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की हमारे दोनों जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर जायसवाल जी और प्रजोष जी, डिप्टी डायरेक्टर सुधीर जी, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार OP शर्मा जी, विजय जी और जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ इस गर्मी में, मैं अभी बात कर रहा था, बैठना आसान नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जब भी कोई सामाजिक समरसता की बात आती है या विचारों की बात होती है, उसमें सभी आगे खड़ा रहता है। जैसा शशि जी ने कहा, बिल्कुल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पूरी तरीके से बाबा अम्बेडकर की चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास जो भी 4-4.5 लाख बच्चे हैं, लगभग 55% गर्ल्स। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पिछले 2 साल से लगातार हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ की छात्रा गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर बन। ऐसी कई विधाएं, अभी ये समय बताने को नहीं, ऐसी कई एरिया है जहां पर हमारी छात्राएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, छात्र भी काम कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ बाबा साहब के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, इसलिए कि वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे महामानव धरती पर कभी कभी जन्म लेते, इसलिए उनको किसी एक वर्ग में बांधना शायद उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो सिर्फ सामाजिक समरसता और चीजों को जोड़ने में नहीं, पढ़ने में शायद उनका कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसने एक साथ 2-2 डिग्री की पढ़ाई करी, लोग सोच भी नहीं सकते।
बीएड भी की साथ उन्होंने और भी कई ना हर सब्जेक्ट के लगभग वो विशेषज्ञ थे। तो उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। और इसमें दोहराए नहीं, पूरे समाज को जोड़ने के लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, किसी एक विशेष पर की बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने हर चीज पर कुठाराघात किया। इवन आरक्षण जैसे मुद्दे को जिसको आज राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से बना रही हैं, उस पर भी उनका कुठाराघात था कि ये कुछ समयबद्ध तरीके से चीजों को समाज में जोड़ने का कार्य किया जाए, ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में टूटने की कोई बात हो। किसी भी तरह का प्रोग्राम का लेकर के जाते हैं उनके पास में, सर का हमें फुल्ली सपोर्ट रहता है और तुरंत 1 सेकंड में कहते हैं कि आप जैसा चाहे कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से प्रोफेसर QS पांडे जी का, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर OP शर्मा जी का, मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक बार बुके दे करके उनका सम्मान करना चाहूँगा। जी जी धन्यवाद सतपाल जी। बुके के साथ स्वागत। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए आए और आज का 16 का कार्यक्रम वहाँ से रिफ्रेशमेंट लें, अपनी भावनाएं हो गया है। व्यक्त बाबा साहब के जो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।